एक आदमी शिकार कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक भेड़िए के मुंह में एक मानव हाथ है। एक गोली चलने के बाद आदमी धीरे धीरे पास गया और जो दृश्य उसके सामने आया उसने उसे भयभीत कर दिया। उसने देखा कि जमीन पर 3 महिलाओं की लाशें पड़ी हैं। वे पूरी तरह से नग्न हैं और उनकी मौत की स्थिति बेहद भयानक है। ऐसा लगता है कि यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं है, बल्कि उन्हें क्रूरता से मार दिया गया है। हालांकि घर लौटने पर आदमी ने अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया। उसने पुलिस को बुलाने का भी फैसला नहीं किया। दरअसल क्यूंग एक फुल टाइम शिकारी है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ जंगल में रहता है और जानवरों की खाल बेचकर जीवन यापन करता है। लेकिन आर्थिक मंदी के कारण जानवरों की खाल की कीमत गिर गई है, जिससे परिवार की बुनियादी जिंदगी भी खतरे में है। इसलिए शियाओ मेई शहर में रहने का सोच रही है ताकि वह काम कर सके और घर का खर्चा चला सके और बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। लेकिन क्यूंग ने अपनी पत्नी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह अपने जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जंगल में एक हत्यारा आ गया है। अगर पत्नी को पता चला तो वह निश्चित रूप से यहाँ से शहर चली जाएगी। इसलिए उसने हत्यारे को बिना किसी को बताए खत्म करने का फैसला किया। गहन विचार के बाद क्यूंग गोदाम में गया और कई सालों से इस्तेमाल नहीं किए गए बड़े शिकारी जाल को निकाला। इस रात क्यूंग ने एक भी पल नहीं सोया। अगले दिन सुबह वह फिर से हत्या के स्थल पर गया। पत्नी ने देखा कि क्यूंग घर पर नहीं है तो उसने वॉकी टॉकी से उसे बुलाया, लेकिन क्यूंग ने झूठ बोला कि वह भूखे भेड़िए का शिकार कर रहा है और पत्नी को सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा। बातचीत खत्म करने के बाद क्यूंग शिकारी जाल को दफनाने लगा, जबकि पत्नी नदी के किनारे अपनी बेटी के साथ कपड़े धो रही थी। तभी बेटी ने देखा कि घर का कुत्ता गायब है। जैसे ही वह उठकर खोजने लगा, एक भयानक भेड़िया अचानक उसके सामने आ गया। यह देखकर वह डर गया और तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। शियाओ मेई ने जल्दी से अपनी बेटी को पीछे छिपा लिया और भेड़िए पर गुस्से से दहाड़ने लगी। बंदूक लेकर शियाओ मेई अपनी बेटी के साथ घर की ओर दौड़ रही थी। घर पहुंचकर शियाओ मेई क्यूंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई। इसलिए उसने फिर से शिकार की बंदूक उठाई और उसे खोजने निकली, लेकिन उसे नहीं मिला। उसने बस भूखे भेड़िए द्वारा मारे गए कुत्ते को पाया। गहरी रात तक क्यूंग अभी भी वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह शियाओ मेई ने वॉकी टॉकी से उसे बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उसे खोजने का फैसला किया। माँ बेटी अपने लापता पति को खोजने के लिए गईं, जहां वह शिकार पर गए थे, लेकिन उन्हें बुरे भेड़ियों में एक अंगूठी मिली। मेई को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ, इसलिए उसने गाड़ी से शहर जाकर पुलिस को बुलाने का फैसला किया। लेकिन फोबोलो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शिकार पर बाहर रहना 30 घंटे से अधिक सामान्य बात है और वह जंगल उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेई के पास विकल्प नहीं था, उसे घर लौटना पड़ा। उस रात वॉकी टॉकी में अभी भी पति की कोई खबर नहीं थी। आधी रात को सोती हुई मेई को अचानक उसकी बेटी ने जगाया। उसने कहा, जंगल में हलचल है। छोटे मेई ने शिकार की बंदूक उठाई और बाहर आई और वास्तव में एक आदमी की मदद की आवाज सुनी। उसे लगा यह उसके पति की आवाज है, इसलिए उसने अपनी बेटी को घर पर रहने के लिए कहा और अकेले जंगल में दौड़ पड़ी। लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो उसे पता चला वह व्यक्ति पति नहीं बल्कि एक अजनबी है जो घायल है। दयालु मेई ने ज्यादा नहीं सोचा, घर वापस गई, स्ट्रेचर लिया और उस आदमी को घर ले आई। उसकी टांग गंभीर रूप से घायल थी, वह बहुत दर्द में लग रहा था। छोटे मेई ने उसकी चोट को थोड़ी सी मदद की। अगले दिन छोटे मेई ने उसकी अच्छी देखभाल की और बातचीत के दौरान पता चला कि उस आदमी का नाम सोंग ब्याओ है। वह एक पेशेवर फोटोग्राफर है। वह वास्तव में झरने की तस्वीरें लेने जा रहा था, लेकिन उसकी कार खराब हो गई, इसलिए उसने पैदल चलने का फैसला किया और अंधेरा होने से पहले ही भेड़ियों के हमले का शिकार हो गया। सौभाग्य से वह भेड़ियों के चंगुल से बच गया। छोटे मेई उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन सोंग ब्याओ ने बहुत विरोध किया और किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं था। छोटे मेई ने उसे घर पर ही रखने का फैसला किया, जबकि उसने अपनी बेटी के साथ जंगल में जाल बिछाने के लिए गई। उन्हें उस बुरे भेड़िए को मारना था और उन्होंने घर के पास एक अलाव भी जलाया ताकि भेड़िया अंदर न आ सके। दूसरी ओर फोबोलो जब जानवरों के शवों को संभाल रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक खाली गाड़ी देखी और ड्राइवर का कहीं पता नहीं था। जब वह पुलिस स्टेशन वापस आया तो उसे यह सब कुछ अजीब लगने लगा और उसने अपने हाथ में अंगूठी को देखते हुए सोचा, हाल ही में कुछ लोग लापता हुए थे और ऐसा लगता था कि इनमें कुछ संबंध है। इसलिए फोबोलो फिर से वापस आया। उसने पार्किंग के स्थान से जंगल में प्रवेश किया और ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने एक पेड़ पर एक निशान देखा। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छोड़ा हो। उसने उस निशान के साथ आगे बढ़ते हुए जल्दी ही उस जगह पहुंच गया जहां क्यूंग ने शव पाया था। उस भयानक अपराध स्थल ने फोबोलो को सिहरन में डाल दिया और जब वह सहायता के लिए कॉल करने की तैयारी कर रहा था तो वह गलती से क्यूंग द्वारा लगाए गए शिकारी जाल पर कदम रख बैठा। एक आदमी अचानक जंगल में कुछ महिला शवों को खोज लेता है। जब वह मदद के लिए कॉल करने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके वॉकी टॉकी में कोई सिग्नल नहीं है। वह आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है। वह अनजाने में एक शिकारी जाल पर कदम रख देता है और तेज दर्द तुरंत उसके दिल में उठता है। वह उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार है। फिर जब वह हिलता है तो एक और शिकारी जाल उसकी बांह को मजबूती से पकड़ लेता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन के सहकर्मी देखते हैं कि दाढ़ी वाला आदमी काम पर नहीं आया और वॉकी
टॉकी पर उसका कोई जवाब नहीं आया। उसे अचानक बुरा महसूस हुआ, इसलिए उसने तुरंत गाड़ी चलाकर वहां जाने का फैसला किया। दूसरी ओर छोटी मी जंगल में अपने लापता पति की तलाश कर रही थी। वह कई दिनों से घर नहीं लौटी थी। छोटी मी निराशा में वॉकी टॉकी उठाकर फिर से चिल्लाती है, लेकिन तभी वॉकी टॉकी में अचानक बिजली की आवाज आती है। यह आवाज तब आती है जब दोनों वॉकी टॉकी बहुत करीब होते हैं, इसलिए यह संभव है कि मजबूत भाई पास ही हो। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ता है, उसके सामने का दृश्य उसे गहरे दुख में डाल देता है। इतना ही देखा कि मजबूत भाई जमीन पर बेहोश पड़ा है और वह पहले ही एक ठंडी लाश में बदल चुका है। दुख में छोटी मी को एहसास होता है कि मजबूत भाई को जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी ने एक गोली मारकर मारा है। याद आता है कि जिस अज्ञात आदमी को उसने बचाया था वह शिकारी जाल से घायल हुआ था और वह संभवतः उसके पति की हत्या का अपराधी है। छोटी मी ये समझती है, इसलिए वह जल्दी घर की ओर दौड़ती है क्योंकि उसकी बेटी अभी भी घर पर है। तभी सहकर्मी ने दाढ़ी वाले आदमी की गाड़ी पार्क करने की जगह खोज ली, लेकिन उसे वहाँ नहीं पाया। वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। उम्मीद है कि दूसरी तरफ कोई सुन रहा। दाढ़ी वाला हॉर्न की आवाज सुनता है। वह दर्द सहकर अपनी पिस्तौल निकालता है और आसमान में गोली चलाता है। गोली की आवाज ने महिला का ध्यान खींच लिया और वह उस आवाज की ओर बढ़ी और दाढ़ी वाले को ढूंढ लिया। फिर वह वापस अपनी गाड़ी में जाकर सैटेलाइट फोन से मदद मांगती है। ज्यादा समय नहीं लगता और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, जबकि छोटी मी पहले अपने घर पहुंच चुकी होती है। खिड़की से वह देखती है कि हत्यारा बिस्तर पर सो रहा है। छोटी मी को यह नहीं पता कि हत्यारे ने उसे पहले ही देख लिया है। वह डरते डरते घर के अंदर जाता है, लेकिन उसकी बेटी ठीक है। जैसे ही वह अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए कहने वाला होता है, अचानक हत्यारा उसके पीछे प्रकट होता है। दोनों आपस में भिड़ जाती हैं और बेटी लड़ाई की आवाज से जाग जाती है। यह दो महिलाएं हैं, इसलिए हत्यारे ने दोनों को काबू किया और सभी सबूतों को नष्ट किया। फिर वह छोटी मी को मारने की तैयारी करती है। इसी समय छोटी मी ने पास में पड़े शिकारी जाल को उठाकर हत्यारे के मुंह पर दबाकर एक लोहे के बर्तन को उठाकर उसके सिर पर जोर से मार दिया। जब उसने देखा हत्यारा अब प्रतिरोध नहीं कर रहा, तो वह जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की ओर रेंगने लगी, पर उसे पता चला उसकी बेटी को बेरहमी से मार दिया गया है। पति और बेटी की एक के बाद एक हत्या को देखकर छोटी मी पूरी तरह से निराश हो जाती है। यह छोटी मी को पूरी तरह से निराश कर देता है। वह हत्यारे को घर की बीम पर लटका देती है, जैसे वह जानवर को मार रही हो, और उसकी त्वचा को 1.1 पॉइंट पर काट देती है। पुलिस कुत्तों के नेतृत्व में फोबोलो अंततः यहाँ पहुँचता है, लेकिन हत्यारा पहले ही छोटी मी के हाथों मारा जा चुका होता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो वे सामने के दृश्य से चौंक जाते हैं। हत्यारे के शरीर पर एक भी पूरी त्वचा नहीं बची है। मामला अंततः स्पष्ट हो जाता है, लेकिन छोटी मी ने हमेशा के लिए अपने परिवार को खो दिया है।